अभी 200 साल पहले बच्चों की जिंदगी, खासकर लड़कियों की, आज के मुकाबले में बिल्कुल अलग थी। आज ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज की लड़कियां स्कूल जाती हैं, कई जगह लड़कों के साथ पढ़ती हैं, कॉलेज जाती हैं, जॉब्स करती हैं और शादी भी तभी करती हैं जब वो बड़े हो जाते हैं। कानून के मुताबिक उन्हें अपने लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार है, कास्ट या कम्युनिटी के 5 शादी कर सकती हैं और विधवा होने के बाद फिर से शादी भी कर सकती हैं। आज महिलाओं को वोटिंग का और चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, जैसे पुरुषों को। लेकिन असल में ये अधिकार सभी को बराबर नहीं मिलते। गरीब परिवार अक्सर पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पाते और कई घरों में आज भी महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने की आज़ादी नहीं होती। 200 साल पहले हालात और भी कठिन थीं। बच्चों की शादी अक्सर बहुत छोटी उम्र में कर दी जाती थी। मर्दों को, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, एक से ज्यादा शादी करने की इजाज़त थी। कुछ जगहों पर विधवा महिलाओं को अपने पति के अंतिम संस्कार में चिता पर जलकर मरने के लिए बढ़ावा दिया जाता था, जिसे सती कहते थे। ऐसी महिलाओं को पतिव्रता या पवित्र माना जाता था, चाहे उन्हें ये अपनी मर्जी से किया हो या नहीं। महिलाओं के पास प्रॉपर्टी का बहुत कम या कोई अधिकार नहीं था और उन्हें पढ़ाई करने की भी मनाही थी। लोगों का विश्वास था कि अगर कोई महिला पढ़ लेगी तो वो विधवा हो जाएगी। समाज में फर्क सिर्फ महिला और पुरुष के बीच ही नहीं, बल्कि कास्ट के आधार पर भी था। ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने आप को अपर कास्ट कहते थे। उनके बाद वैश्य यानी व्यापारी और साहूकार आते थे। फिर शूद्र यानी किसान, बुनियादी कारीगर जैसे बुनकारी, कुम्हार एटसेट्रा होते थे। सबसे नीचे वो लोग थे जो शहरों और गांवों की सफाई या ऐसे काम करते थे जिसे गंदा माना जाता था। इन ग्रुप्स को अनटचेबल कहा जाता था। उन्हें मंदिरों में जाने, अपर कास्ट के कुओं या तालाब का पानी लेने या स्नान करने की भी इजाजत नहीं थी। उनके साथ नीचा व्यवहार किया जाता था, जैसे वो इंसान ही न हो। 19वीं-20वीं सदी में धीरे धीरे ये पुराने रीति रिवाज बदलने लगे। एक बड़ा कारण था प्रिंटिंग प्रेस का आना। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पैम्फलेट्स और लीफलेट्स सस्ते में और आसानी से लोगों तक पहुंचने लगे। आम लोग अपनी भाषा में पढ़ लिख सकते थे। नए शहरा में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा होने लगी, जिससे रिफॉर्म मूवमेंट्स को ताकत मिली। भारतीय समाज सुधारकों ने इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे पहले रिफॉर्मर्स में से एक थे राजा राम मोहन रॉय। उन्होंने कलकत्ता में ब्राह्मो सभा शुरू की, जो बाद में ब्राह्मो समाज कहलाया। उनका मानना था कि समाज में बदलाव लाना जरूरी है और अन्यायपूर्ण परंपराओं को खत्म करना होगा। उन्होंने सोचा कि लोगों को समझाकर पुरानी बुरी रीतियां छुड़वाई जा सकती हैं और नए तरीके अपनाए जा सकते हैं। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता का समर्थन किया और विधवाओं की दशा देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ अभियान चालू किया। बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता होने के नाते उन्होंने पुराने ग्रंथों से प्रमाण दिया कि सती का असली परंपराओं में कोई समर्थन नहीं है। ब्रिटिश अधिकारी भी सती के खिलाफ थे और राममोहन रॉय का सम्मान करते थे। इसलिए 1829 में सती प्रथा पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लग गया। बाद के सुधारकों ने भी इसी तरीके को अपनाया। उन्होंने पुराने धार्मिक ग्रंथों से प्रमाण दिए कि हानिकारक परंपराएं असल में परंपराओं का हिस्सा नहीं थी। उदाहरण के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ग्रंथों के आधार पर विधवा विवाह का समर्थन किया। ब्रिटिश सरकार ने इस बात को माना और 1856 में एक कानून बनाकर विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी। लेकिन समाज में कई लोग इस कानून के खिलाफ थे। उन्होंने विद्यासागर का विरोध किया। इसके बाद भी मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरासिंगलम पंतुलु, बॉम्बे के कुछ सुधारक और आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती ने विधवा विवाह का समर्थन किया, पर समाज के विरोध के कारण बहुत कम विधवाएं दोबारा शादी कर पाईं। इसी दौरान सुधारकों ने लड़कियों की शिक्षा पर भी सोचना शुरू किया। विद्यासागर और अन्य लोगों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोलने शुरू किए। शुरू में लोग इन स्कूलों से डरते थे। उन्हें लगता था कि लड़कियां घर का काम करना छोड़ देंगी या स्कूल जाने के दौरान उनका चरित्र खराब हो जाएगा। इसलिए कई जगह लड़कियों को घर में ही पिता, पति या किसी परिवार के सदस्य पढ़ाते थे। कुछ महिलाओं ने छुपकर पढ़ाई की, जैसे राजसुंदरी देवी ने रात में दिए की रोशनी में पढ़ना लिखना सीखा। बाद में पंजाब में आर्य समाज और महाराष्ट्र में ज्योतिराव फूले ने लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किए। मुस्लिम एरिस्टोक्रेटिक परिवारों में महिलाएं घर पर ही कुरान पढ़ती थीं। रिफॉर्मर्स जैसे मुमताज अली ने कुरान के माध्यम से महिला शिक्षा का समर्थन किया। उर्दू नॉवेल्स भी लिखी गईं ताकि महिलाओं को पढ़ने की प्रेरणा मिले। 1900 के आसपास मुस्लिम महिलाएं खुद लड़कियों की शिक्षा में आगे बढ़ीं। भोपाल की बेगमों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोलने में पहल की।
बेगम रोकैया सखावत हुसैन ने पटना और कलकत्ता में स्कूल खोले और मौलवियों के रुद्धिवादी सोच का विरोध किया। 1880s के दशक तक कुछ भारतीय महिलाएं यूनिवर्सिटीज में आने लगीं, टीचर और डॉक्टर बनी और किताबें लिखने लगीं। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना लिखी, जिसमें उन्होंने महिलाओं के साथ समाज के अन्याय को दिखाया। पंडिता रमाबाई, जो एक महान संस्कृत विदुषी थीं, उन्होंने भी हिंदू समाज में महिलाओं के उत्पीड़न की आलोचना की और पुणे में विधवा महिलाओं के लिए एक आश्रम शुरू किया, जहां वे स्वतंत्रता से जी सकें। 1800 के आखिरी दशकों तक महिलाएं खुद रिफॉर्म की अगुवाई करने लगी थीं। उन्होंने किताबें लिखीं, पत्रिकाएं चलाईं, स्कूल शुरू किए, महिला संगठन बनाए और 1900 में वोटिंग राइट्स, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए प्रेशर ग्रुप्स बनाए। 1920s के दशक में कुछ महिलाएं राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में भी जुड़ गईं। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के बराबरी के अधिकार का समर्थन किया और आज़ादी के बाद उन्हें पूरा वोटिंग राइट देने का वादा किया। 1929 में एक और बड़ा कानून बना, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लड़कों और 16 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी कानूनी रूप से मना हो गई। बाद में लड़कों की मिनिमम शादी की उम्र 21 साल और लड़कियों की 18 साल कर दी गई। लेकिन आज भी चाइल्ड मैरिज पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और भारत में 20% से ज्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। बहुत से रिफॉर्मर्स ने सिर्फ महिलाओं के समस्याओं के खिलाफ ही नहीं, बल्कि जातीय असमानता के खिलाफ भी आवाज उठाई। राजा राम मोहन रॉय ने तो एक पुरानी बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद भी किया, जो जाति व्यवस्था के खिलाफ थी। प्रार्थना समाज ने भक्ति परंपरा को फॉलो किया और माना कि सभी जातियां भगवान की नज़र में समान हैं। बॉम्बे में 1840 में परमहंस मंडली नाम का एक ग्रुप बना, जो जाति भेदभाव खत्म करने के लिए काम करता था। इन रिफॉर्मर्स में अधिकतर उच्च जाति के लोग थे, जो कई बार गुप्त बैठकों में जाति के नियमों को तोड़ते थे, जैसे साथ में खाना खाना या स्पर्श करना, ताकि वे जातीय पूर्वाग्रह या कास्ट प्रेजुडिस के नियंत्रण से आज़ाद हो सकें। इन रिफॉर्मर्स के अलावा कुछ लोगों ने अपने तरीके से भी जातीय अन्याय को चैलेंज किया। 19वीं सेंचुरी के दौरान क्रिश्चियन मिशनरीज ने ट्राइबल बच्चों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल शुरू किए। पढ़ाई के जरिए इन बच्चों को बदलते समय में आगे बढ़ने का मौका मिला। इसी दौरान कई गरीब गांव के लोग अपने घर छोड़कर शहरों में काम ढूंढने लगे। फैक्ट्री, म्यूनिसिपैलिटी और बड़े शहरों में मजदूर की ज़रूरत थी। सड़कें बनानी थीं, नाले खोदने थे, बिल्डिंग्स तैयार करनी थी और शहरें साफ करने थे। इसका मतलब था कूली, खोदने वाले, भार उठाने वाले, सीवेज क्लीनर, स्वीपर, पालकी उठाने वाले और रिक्शा खींचने वाले जैसे काम। ज़्यादातर ये मजदूरी गरीब परिवारों और निचली जातियों के लोग करते थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, ट्रिनिडाड और इंडोनेशिया तक प्लांटेशंस पर काम करने भी गए। वहाँ की जिंदगी कठिन थी, लेकिन कई लोगों ने इसे उच्च जाति जमींदारों के रोज-रोज के अपमान और अत्याचार से बचने का एक मौका माना। कुछ कामों को अशुद्ध माना जाता था, जैसे जूतों का काम, क्योंकि इसमें मरे हुए जानवरों की चमड़ी से काम होता था। चमड़े के काम से जुड़े लोगों को नीचा समझा जाता था। लेकिन पहली विश्व युद्ध के दौरान सेना को बहुत बड़े स्तर पर जूतों की जरूरत थी। जाति पूर्वाग्रह के कारण सिर्फ परंपरागत चमड़े के काम करने वाले लोग, जैसे आंध्र प्रदेश के मदिगा, ही ये काम करने को तैयार थे। डिमांड बहुत ज्यादा थी, इसलिए वे अच्छी कीमत लेकर मुनाफा कमा सके। इसी तरह सेना ने कुछ नए मौके भी दिए। कई महार लोग, जिन्हें अछूत माना जाता था, महार रेजिमेंट में भर्ती हुए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के पिताजी भी सेना के स्कूल में टीचर थे। फिर भी जाति बंधन मजबूत बने रहे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1829 तक अछूतों को सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं मिलता था। जब कुछ लोगों ने पढ़ने का अधिकार मांगा भी, तो उन्हें क्लासरूम के अंदर नहीं, बाहर वरांडा में बैठकर सुनना पड़ता था, क्योंकि उनकी उपस्थिति को अशुद्ध माना जाता था। गुजरात के दुबलास जैसे लोगों को उच्च जाति जमींदारों के खेतों में मजदूरी या घर के छोटे काम करने पड़ते थे। धीरे धीरे 19वीं सेंचुरी के दूसरे आधे में नॉन ब्राह्मण जातियों के लोगों ने जाति भेदभाव के खिलाफ संगठन बनाना शुरू किया और समानता और न्याय की मांग की। मध्य भारत में घसीदास ने लेदर वर्कर्स के बीच सतनामी आंदोलन शुरू किया, ताकि उनका सामाजिक दर्जा बढ़ सके। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मटुआ संप्रदाय ने चंडाला खेती करने वालों के बीच काम किया और उन ब्राह्मण ग्रंथों को प्रश्न किया जो जाति व्यवस्था को समर्थन देते थे। केरल में एजवा जाति के नेता नारायण गुरु ने एकता का संदेश फैलाया। उन्होंने कहा, एक जाति, एक धर्म, एक भगवान इंसान के लिए। ये नेता नॉन ब्राह्मण जातियों से थे और उन्होंने अपने लोगों को प्रेरित किया कि वे उन आदतों को छोड़ें जो उच्च जातियों के लिए अपमान का कारण बनती थीं और अपने अस्तित्व पर गर्व करें।
एक और मजबूत आवाज थी ज्योतिराव फूले की, जो 1827 में पैदा हुए और क्रिश्चियन मिशनरीज के स्कूलों में पढ़े। उन्होंने जाति असमानता पर तीखी आलोचना की और ब्राह्मणों के आर्यन होने के एक सुपीरियर क्लेम को चुनौती दी। फूले के अनुसार आर्यन लोग बाहर से आए थे, उन्होंने असली लोगों को हराकर उन्हें निचली जाति घोषित कर दिया। उनका कहना था कि जमीन और शक्ति असल में शूद्र और अतिशूद्र लोगों की थी, जिन्हें अन्याय से वंचित किया गया। उन्होंने एक स्वर्णिम इतिहास की कल्पना की, जब योद्धा किसान लोग जमीन जोतते और न्याय के साथ शासन करते थे, आर्यन प्रभुता से पहले। फूले ने शूद्र और अतिशूद्र लोगों को एकजुट होकर जातीय अन्याय के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। 1873 में उन्होंने गुलामगिरी लिखी। यह किताब उन अमेरिकन लोगों को समर्पित थी जिन्होंने अपने देश में स्लेवरी खत्म करने के लिए संघर्ष किया था। उन्होंने दिखाया कि भारत की निचली जातियों की स्थिति अमेरिका के ब्लैक गुलामों की जैसी थी। उन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की ताकि समानता का संदेश फैलाया जा सके। फूले सिर्फ निचली जातियों के लिए ही नहीं, बल्कि उच्च जाति महिलाओं और गरीब मजदूरों के लिए भी चिंतित थे। उन्होंने चेतावनी दी कि जब उच्च जाति के नेता राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो वे सबको अपने फायदे के लिए एकजुट करते हैं और काम पूरा होने पर फिर से शूद्र और अन्य जातियों को नीचा दिखाएंगे। 20वीं सेंचुरी में उनके काम को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वेस्ट इंडिया में और E.V. रामास्वामी नायकर यानी पेरियार दक्षिण में आगे बढ़ाया। अंबेडकर महार परिवार में पैदा हुए और बचपन में जाति भेदभाव झेला। उन्हें क्लासरूम के अंदर नहीं, फर्श पर बाहर बैठना पड़ता था और वे उच्च जाति बच्चों के जैसे पानी भी नहीं पी सकते थे। बाद में वे विदेश पढ़ने गए और 1919 में वापस आकर जाति शक्ति के खिलाफ लिखा। 1927 में अंबेडकर ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट शुरू किया, जहां दलित लोग मंदिर के टैंक में घुसकर पानी का इस्तेमाल करते थे। इसने ब्राह्मण पुरोहितों को हिला दिया। 1927 से 1935 के बीच उन्होंने 3 बड़े आंदोलन चलाकर जाति पूर्वाग्रह को खुलेआम चुनौती दी। इसी दौरान नॉन ब्राह्मण मूवमेंट भी शुरू हुआ। ये आंदोलन उन नॉन ब्राह्मण जातियों का था जो पढ़ लिखकर और धन कमाकर ब्राह्मण प्रभुता को चुनौती देना चाहती थी। पेरियार इस आंदोलन के मुख्य नेता थे। पहले कांग्रेस में गए, लेकिन राष्ट्रीय भोज में भी जाति भेद देखकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया, जिसमें कहा गया कि अछूत ही असल में तमिल और द्राविड़ संस्कृति के वाहक हैं, जिसे ब्राह्मणों ने दबा दिया। उन्होंने मनुस्मृति, भगवद गीता और रामायण जैसे हिंदू ग्रंथों को जातीय समानता और पुरुष प्रभुता को बढ़ावा देने वाला बताया। पेरियार ने तो ये तक कहा कि अछूत तभी समानता पा सकते हैं जब वे धर्म से बिल्कुल आज़ाद हो जाएं। इन मजबूत आवाज़ों ने उच्च जाति राष्ट्रवादियों को भी जाति प्रश्नों पर पुनर्विचार करने पर मजबूर किया। साथ ही ऑर्थोडॉक्स हिंदुओं ने सनातन धर्म सभा, भारत धर्म महामंडल और ब्राह्मण सभा जैसे संगठन बनाकर जाति भेद को बचाने की कोशिश की। जाति पर चर्चा और संघर्ष सिर्फ उपनिवेशिक युग तक सीमित नहीं रहे, आज भी जारी हैं। इसी समय अन्य रिफॉर्म संगठन भी सक्रिय थे। 1830 में बना ब्रह्मो समाज मूर्ति पूजा और बलि का विरोध करता था, उपनिषदों में विश्वास रखता था और सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता था। 1820s के दौरान कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के टीचर हेनरी डेरोजियो ने यंग बंगाल मूवमेंट को प्रेरित किया, जो विचारों की आज़ादी, महिला शिक्षा और पुरानी परंपराओं को चुनौती देने की बात करता था। रामकृष्ण परमहंसा से प्रेरित और स्वामी विवेकानंद द्वारा फैलाया गया रामकृष्ण मिशन समाज सेवा और निष्काम कर्म से मोक्ष में विश्वास रखता था। विवेकानंद ने इन विचारों को विश्व भर में फैलाया और इंडियंस को संकुचित धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर राष्ट्र की सेवा करने को कहा। इससे वे एक नए राष्ट्रवाद के प्रतीक बन गए। 1867 में बॉम्बे में प्रार्थना समाज बना, जिसका उद्देश्य था जाति बंधन खत्म करना, विधवा विवाह को बढ़ावा देना, महिला शिक्षा प्रचार करना और बाल विवाह का विरोध करना। इसी तरह 1864 में मद्रास में वेदा समाज बना, जो जाति अंधविश्वास और रीति रिवाजों का विरोध करता था, महिला शिक्षा और विधवा विवाह को बढ़ावा देता था और एक ईश्वर में विश्वास सिखाता था। मुस्लिमों में सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। ये कॉलेज मुस्लिमों में आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देता था और शिक्षा सुधार पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। सिखों में 1873 में अमृतसर और 1879 में लाहौर में सिंह सभा मूवमेंट शुरू हुआ। इन ग्रुप्स ने सिख धर्म से अंधविश्वास और जाति भेद हटाने और सिख उपदेशों के साथ आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया।